हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं सागर बलजातिया स्वागत करता हूं शक्ति 2.0 में डिफेंस वाला इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 3 केमिस्ट्री के वन शॉट्स पर एक रैपिड रिवीजन या क्रैश कोर्स पर मैं आपको काफी चैप्टर्स पढ़ा चुका हूं। अब जो चैप्टर कवर करने वाले हैं उनके नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैसियस लॉज, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। और बच्चों याद रखना, इन कंसेप्ट्स में हम लोग इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर आपको इन चैप्टर्स पर बेस्ड विजय हासिल करनी है तो ये वीडियो बेटा आपके लिए है। ठीक है, शुरू करें। तो फटाफट एक बार चैट में गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग और जय हिंद करके आगाज कर दो बेटा। फटाफट जय हिंद बच्चों। ओके, तो भाई देख, सबसे पहले हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या मतलब है इसका? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो उस चीज को जो लॉज गवर्न कर रहे हैं, इस चीज को जो लॉज गवर्न कर रहे हैं उसको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें हम लोग लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रहे होंगे। इसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे कि लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में एनडीए में 2015 पे आया था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पे क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है। सबसे पहले व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न्ड बाय सम बेसिक लॉज, दीज आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बात तो तय है कि डेफिनेशन नहीं आने वाली, बट जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन कुछ तो बताना था। आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। इस पे कुछ दो चार इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहले, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। दो बातें याद हो गई। पहला पॉइंट क्या है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा पॉइंट क्या है? टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। और बेटा शायद इसीलिए हम लोग कोई भी केमिस्ट्री में जो रिएक्शन लिखते हैं उसको अनबैलेंस्ड नहीं छोड़ते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। द बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन इज जस्ट डन so as to satisfy this particular thing, law of conservation of mass। जितना रिएक्टेंट का मास है टोटल मास, उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। और अगर नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। उस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, टोटल मास दोनों तरफ जब बराबर हो जाएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, हम शांति से बैठ जाएंगे। इसको बनाया किसने है? कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। एंटोनी लेवोइशियर बेटा, कुदरत ने तो बनाया एंटोनी लेवोइशियर को, और एंटोनी लेवोइशियर ने बनाया हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इसका एक लिमिटेशन है, इस प्रोसेस का एक लिमिटेशन है कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है ना, रेडियो एक्टिविटी डीके, रेडियो एक्टिविटी रिएक्शंस, या ये कह लें यार हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात कर लें सीधा सीधा, न्यूक्लियर रिएक्शंस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं वैलिड होता। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, दिस लॉ एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एंटोनी लेवोइशियर ने बनाया है, लिमिटेशन न्यूक्लियर रिएक्शन पे वैलिड नहीं है। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। ये बात हमने आपको याद करवा दी है। क्या है? टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छा एक बात और, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। एग्जाम्पल के तौर पे देख, तेरे सामने C+O2 गिव्स CO2 लिखा है। कार्बन का एटॉमिक मास 12, O2 16 2 जा 32, टोटल ये कितना हुआ? 12 + 32 कितना हुआ बेटा? 44। CO2 12 + 32 44।
अरे और कोई एग्जाम्पल ले लो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है कि यही एग्जाम्पल देखना है। अब H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ली, क्लोरीन गैस डाला, HCl गैस मिल गया। आओ ये देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है कि नहीं है। आओ देखते हैं, चेक करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 1 2 जा 2। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, तो 35.5 इंटू 2 यानी कि 71। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स कितना है? 73। और ये दे कितना रहा है? 35.5 जो कि क्लोरीन का है, प्लस 1 यानी कि टोटल दे रहा है 36.5। ये क्या सर, ये तो गलत हो गया। गलत नहीं है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है चाचा। रिएक्शन तो बैलेंस कर लो भाई। रिएक्शन बैलेंस है क्या? देख 2H है, यहाँ पे 1H है, यहाँ पे 2Cl है, यहाँ पे 1Cl है, तो भैया 2 से मल्टीप्लाई भी तो करो, और करना जरूरी है, वरना मास ऑफ द रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं आ रहा है। तो अगर तुमको बराबर लाना है तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 यहां से भी हो जाएगा, तो आंसर 73 आएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि why the balancing of the reaction is required so as to satisfy the law of conservation of mass। क्लियर हो गई बात? पक्का? इस पर भी काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ी सी थ्योरी फिर क्वेश्चंस करते हैं। दिस लॉ, कौन सा? कांस्टेंट कंपोजिशन। दिस लॉ हैज बीन फाउंडेड बाय द फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रोस्ट। भाई जी नाम देख रहे हो कितने सटीक होते हैं इन लोगों के, है ना। और यही क्वेश्चन आया था एनडीए 2015 में, एनडीए 2015 में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। अच्छा, कांस्टेंट कंपोजिशन को पहचानने का सबसे इजी वर्ड बताया क्या है? जो मेन वर्ड है वो ये है, वट एवर बी इट्स सोर्स। अगर तुमने ये देख लिया तो समझ जाना कि ये कांस्टेंट कंपोजिशन है। क्या? वट एवर विल बी इट्स सोर्स। जैसे मान ले पानी, पानी में जो ये बेटा इसका रेशियो है, मोलर रेशियो ले लो, मास रेशियो ले लो, वो क्या है? चलो मास रेशियो देखते हैं। 2:16 भाई, 2:16 यानी कि 1:8। अब भाई पानी तुम कहीं से भी लाओ, तुम बिस्लरी का पानी लाओ, नाले का पानी लाओ, गटर का पानी लाओ, बरसात का पानी लाओ, कहीं का भी पानी लाओ, फॉर्मूला तो H2O ही होगा। और H2O में जो रेशियो रहेगा वो तो 1:8 का ही रहेगा। यही कांस्टेंट कंपोजिशन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ यही कहता है। जैसे आपने C+O2 गिव CO2 बनाया, कार्बन का कंबशन किया, CO2 बन गया। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है, उसका डिकम्पोजिशन किया तो उसने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाया। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, क्या ये जो CO2 मिली है और ये जो CO2 मिली है क्या अलग अलग है क्या? मैं देश के 1.25 करोड़ देशवासियों से पूछता हूं, क्या ये CO2 अलग अलग है क्या? नहीं है। तो फिर सोर्स कोई भी हो, सोर्स कोई भी हो, जो ये कंपाउंड बनते हैं ना भाई, ये जो कंपाउंड बनते हैं इनका एक फिक्स्ड रेशियो रहता है। ये वाला CO2 में भी कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 2 जा 32 है। इसको थोड़ा सा और तोड़ना चाहते हो तो ये 2 6 जा से जाएगा, 4 से चला जाएगा यार, 4 3 जा से जाएगा, और 4 8 8 8 जा से। तो 3:8 इसमें भी है, 3:8 इसमें भी है। अब CO2 तुम जहां जहां से सोच सकते हो। अरे भाई कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जैसे अगर हम CH4 है बेटा, सुनना मेरी बात, CH4 को तुमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया एक्सिस, ये हमको बेटा CO2 देगा और वाटर वेपर देगा। क्या समझे? बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लो, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। ठीक है। अब भाई ये रिएक्शन जो है हमारी बैलेंस है ना, देख 4 O है,
2 और 2 4 O हैं, ये 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन है। अब मैं तुझसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि या यहाँ पे जो CO2 मिला, क्या उसका मास का जो रेशियो है, क्या वो अलग है? क्या वो अलग है? निकाल के देख, निकाल के देख, निकाल के देख, क्या वो अलग है? नहीं है ना, नहीं है ना। भाई कार्बन यहाँ पे सर 12 एटॉमिक मास है और ये 32 है। सर 12:32 तो आ ही रहा है, चाहे कहीं से भी लो, चाहे आप कार्बन को कंबस्ट करो, चाहे आप CaCO3 को डिकम्पोज करो, चाहे आप CH4 को O2 में डालो, उसी तरीके से पानी आप कहीं से भी ले आओ, तो जो भी कंपाउंड बन रहा होता है उसका एक फिक्स्ड रेशियो रहता है, उन एलिमेंट्स का एक फिक्स्ड रेशियो रहता है। तो देखो क्या कह रहा है, अ सैंपल ऑफ अ प्योर केमिकल कंपाउंड जैसे H2O, जैसे CO2 ऑलवेज कंसिस्ट सेम एलिमेंट्स, जैसे H2O में H और O है, CO2 में C और O है, कंबाइंड टुगेदर इन अ सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। क्या बात है, साक्षात यहां पर लिखा हुआ है कंटेन सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। समझ में आई मेरी बात? पक्का 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 पक्का, आगे बढ़े, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अभी एनडीए 2015 में जो क्वेश्चन आया था ना कांस्टेंट कंपोजिशन का, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम खुद उसका आंसर अपने हाथों से देखो क्या मार्क करते हो। अब आते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो सबसे पहली बात, साइंटिस्ट कौन है? देखो तीनों के अलग अलग साइंटिस्ट थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एंटोनी लेवोइशियर था, अभी लॉ ऑफ कांस्टेंट वाला पढ़ा तो उसमें जोसेफ प्राउच था, और ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है तो उसमें जॉन डाल्टन है। तो तीनों साइंटिस्ट के नाम आपको बेटा याद होने चाहिए। ये महाशय क्या कहते हैं, पहले एग्जाम्पल से समझ लो, फिर स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आसान लगेगा। जैसे पिछले केस में अगर मैं तुझको स्टेटमेंट पहले याद करवाने की कोशिश करता या बताता तो बड़ी घबराहट सी होती तुम्हें, तो मैंने पहले तुमको एग्जाम्पल समझाया, देन स्टेटमेंट पढ़ाया, तो आई होप यू हैव मेड इट बेटर अंडरस्टैंडिंग, इजंट इट? लेकिन यहां पे फिर से वही चीज आ रही है कि अगर मैं स्टेटमेंट पढ़वाऊंगा तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। पहले एग्जाम्पल से इस लॉ को समझ लेते हैं हम लोग। आओ आओ समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, पहले छोटा सस्ता सुंदर टिकाऊ एग्जाम्पल लेते हैं, SO2 SO3। भाई सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिलकर ये 2 ऑक्साइड्स बना सकते हैं, बोलो हाँ कि ना? हाँ ना, हाँ ना कई बच्चे कहेंगे हाँ हाँ ना, हाँ ना बेटा, हाँ 2 ऑक्साइड्स बना रहे हैं, SO2 और SO3। इसमें सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, ऑक्सीजन का यहां पे 16 2 जा 32 है, यहां पे सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, तो 32 ही रहेगा, और ये 16 3 जा 48 है। अब सुनना मेरी बात, फोकस इधर, फोकस फोकस, चैट वैट से दिमाग हटा लो अपना। इस चीज को हमने फिक्स कर दिया। You have to fix the mass of one element in this particular compound. Then you know what you will find? You know what you will find? You will find that the another element which is combining with the fixed mass of this element is bearing a simplest whole number ratio. 32:48 क्या है? 16 से डिवाइड करेंगे तो 2:3 तो आ रहा है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है कि नहीं है? नहीं समझे, नहीं समझे? अरे अरे फिर तो समझो यार, परेशान ना हो, हम बैठे हैं ना। हमने कहा कि सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिलकर ये 2 ऑक्साइड्स बना रहे हैं, ठीक? एक का नाम SO2 है, एक का नाम SO3 है। सल्फर का एटॉमिक मास 32, सल्फर का एटॉमिक मास 32, यहां पे ऑक्सीजन का 32 आ रहा है, यहां पे ऑक्सीजन का 48 आ रहा है। तो हमने 32 वाले को फिक्स कर लिया क्योंकि ये कॉमन था, ठीक है? मोस्टली जो कॉमन होता है उसको फिक्स कर देते हैं। तो इफ आई एम फिक्सिंग द मास ऑफ वन एलिमेंट इन दिस कंपाउंड, सो व्हाट वी विल नोटिस इज दैट कि जो दूसरा एलिमेंट होगा जब वो इसके फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बन रहा होगा। तो ऑक्सीजन जो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि 32 और 48 है, उसको अगर 16 से डिवाइड करें तो 2:3 आ रहा है, तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। आओ यार एक और समझ लो, परेशान ना हो, परेशान ना हो तुम। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, N2O, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर ये कुछ 5 ऑक्साइड्स बनाते हैं।
N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। ठीक, इसमें एक तरफ नाइट्रोजन का मास लिख रहे हैं, एक तरफ ऑक्सीजन का मास लिख रहे हैं। नाइट्रोजन का मास कितना है देखो भाई, 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, 14 2 जा 2 जा 28, सब में 28 है। N2 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 N2, तो इसको हमने फिक्स कर लेना है। अब जो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल ओ है तो 16, यहाँ पे 2 ओ हैं तो 32, 3 ओ हैं 48, 4 ओ हैं 64, 5 ओ हैं 80। तो दिस फिक्स्ड मास एलिमेंट जब ये दूसरा इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं दिख रहा है, 1:2:3:4:5। बताओ बताओ बताओ, बोलो 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 ना, बोलो ना बेटा, बोलो ना। ये ऑक्सीजन फिक्स्ड मास के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो इट इज बियरिंग अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब अगर तुम्हें ये एग्जांपल समझ में आ गया है तो ये जो लाइनें लिखी हैं अब ये तुम्हारे लिए चुटपुटियां हैं। एन एलिमेंट में फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देखो ना मोर देन वन कंपाउंड, देखो ना देखो ना, मोर देन वन कंपाउंड। एन एलिमेंट में फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड विद अनदर एलिमेंट, ठीक है। फॉर अ गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट, ये हो गया फिक्स्ड मास। फॉर द गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट द masses of the other element in two or more compounds come in the ratio of small integers। समझे क्या? बोलो बोलो ना, समझे समझे, ठीक है, समझ गए सर। नेक्स्ट आता है गैस लॉस। गैस लॉस में बेसिकली हम लोग आइडियल गैस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। किसके बारे में? आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस होती है इट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, इट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशंस, अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और पता है सही चीज बताऊं मैं तुम लोग को, बुरा ना मानना, बोले राज की बात बताएं ये जो उलझन है, राज की बात बताने जा रहा हूं बेटा, जरा सुनना। राज की बात यह है कि नो गैस इज एन आइडियल गैस, नो गैस इज एन आइडियल गैस। तो सर पढ़ क्यों रहे हैं? ये तो जो बनाकर चले गए उनसे पूछो, क्योंकि हम तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि जो लिख कर गए थे वो वही समझा रहा हूं मैं, कि तुम समझो कि ना समझो तुम्हें बना रहा हूं मैं। याद है किसको किसको मेरी ये पंक्तियां याद है? बताओ, शौर्य में बोला था ये, याद है कि नहीं? तो आइडियल गैस क्या है? और अगर मेरी ये कविता याद नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अगले लेक्चर में तुमको सुनाता हूं पूरी, ठीक है। इट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट दिक्कत की बात है ऐसी कोई गैस ही नहीं है कि अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो हो रही हो। सर आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? हाँ यार ये भी बात तो बतानी पड़ेगी तुम्हें। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, यही पूछना चाहते हो ना तुम हमसे। कुछ लॉस को इकट्ठा करने पर पीवी इक्वल टू एनआरटी आता है, इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। यानी कि सर आप आइडियल गैस के बारे में कह रहे हो नो गैस इज एन आइडियल गैस। यस, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ये हाइपोथेटिकल है, ये एक सोच है, ये एक विचार है, क्योंकि हमारे आसपास जो कुछ भी है वो रियल गैस है, समझे भाई। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन कौन कौन से लॉस बनाते हैं? ए बी सी डी जी, ये लॉस बेसिकली हम लोगों को पढ़ने हैं, है ना। ए फॉर एवोगैड्रोस लॉ, बी फॉर बॉयल्स लॉ, सी फॉर चार्ल्स लॉ, डी फॉर डेल्टन्स लॉ। हालांकि डेल्टन्स का इसमें कोई योगदान नहीं होता है, इसको इग्नोर मारेंगे। ये गे लुसैक,
नाम पे मत जाना बेटा, काम पे जाना। ठीक है। गे लुसैक लॉ क्या कहते हैं बेटा? एवोगेद्रो लॉ कहता है, थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे। एवोगेद्रो लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। बॉयल्स कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डेल्टन अभी बताऊंगा। गे लुसैक कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब ये 1 2 3 4 कंबाइन करते हो तो PV इक्वल टू NRT आता है, जिसमें P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होते हैं, T टेम्परेचर इन केल्विन होता है और R होता है गैस कांस्टेंट। तो एक बार ऐसा करते हैं, थोड़े थोड़े तुमको सब पढ़ा देते हैं, है ना, ऐसे नहीं जाने देंगे तुमको, परेशान ना हो। अभी तुमको बस गैसियस लॉस का एक इंट्रोडक्शन दिया है। ऐसा करते हैं, एक एक लॉ करके पढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम। एक बात और बता दूं, कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ साथ कांस्टेंट मास भी मानकर चलते हैं, या कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स मानकर चलते हैं। ये इसका एंजम्पशन है, क्योंकि अगर मास, मोल या टेम्परेचर में से कोई भी चीज चेंज हुई तो बॉयल्स लॉ नहीं लगेगा बेटा, याद रखना मेरी बात। तो क्या कह रहा है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि हम ये कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है बेटा, ये जनरली न्यूमेरिकल्स में होता है, एनडीए में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द स्टेटमेंट। और अगर बहुत ज्यादा तीर मारे तो थोड़ा सा ग्राफ पर ध्यान दे देना। एक छोटा सा ग्राफ है कि अगर प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा? इस तरह से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समझते हो? ये जो सामने बना है, इसका ये मतलब है कि जैसे मान लो बेटा प्रेशर बहुत लो है तो वॉल्यूम देखो हाई है। ये प्रेशर लो है तो वॉल्यूम हाई है। और अगर प्रेशर हाई है, तो देखो वॉल्यूम लो है। दिख रहा है? दिख रहा है? प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम लो है, प्रेशर लो है तो वॉल्यूम हाई है। यही तो हम कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है जैसे चार्ल्स लॉ। इसमें क्या है? इसमें क्या चीज है? कांस्टेंट लेनी है। इसमें तुमको कांस्टेंट प्रेशर लेना है बेटा। कलर बेटा कलर। इसमें तुमको कांस्टेंट प्रेशर लेना है और कांस्टेंट मास लेना है। गिवन मास है ना, गिवन मास ऑफ अ गैस। गिवन मास ऑफ द गैस का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट मास। तो यहां पर क्या होगा? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि V अपॉन T इज इक्वल टू K, यानी कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। टेन टेन। यहां पे टेम्परेचर जो रखते हैं वो केल्विन में रखते हैं। तो बट ऑब्वियस की बात है कि अगर भैया वॉल्यूम और टेम्परेचर पे ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। जीरो से बेसिकली मानकर नहीं चलते, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, इतना नोट करो, इतना नोट करो भाई। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? दिक्कत तो नहीं हो रही? और अगर लेक्चर के साथ साथ नोट नहीं कर पा रहे हो तो नोट्स डाउनलोड करके नोट कर लेना। नेक्स्ट आता है गे-लुसैक लॉ। यहां पे क्या कांस्टेंट हो रहा है? यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है और गिवन मास ऑफ अ गैस, यानी कि मास कांस्टेंट है। तो बचे क्या टर्म्स? प्रेशर और टेम्परेचर, यानी कि P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। अब एवोगैड्रोस लॉ की बारी आई। एवोगैड्रोस क्या कहता है? भैया टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रख दो तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स बचे। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल। मॉलिक्यूल्स कह लो या मोल कह लो, क्योंकि ऐसा होता है, तुमको याद होगा मोल कॉन्सेप्ट हाल ही में बीता है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है और अपॉन में Na होता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैं ये कहूं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बात एक ही है बेटा।
इसके पहले आइडियल गैस तो मैंने बता दिया ना, ये तो हो गया है आइडियल गैस। तो आइडियल गैस इक्वेशन एक बार मैं फिर से बताता हूं कि जो पीवी इक्वल टू एनआरटी था, उसमें देखो हम लोग कैसे याद रखते हैं इस चीज को, कि अगर तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स आर और टी ये कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, बॉयल्स लॉ। अगर यहां पे वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और आर तो कांस्टेंट होता ही है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गेलुसैक लॉ आ गया। अब अगर तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट ले लें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट ले लें, आर तो होता ही है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रोस लॉ आ गया। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी जो ये आया है, पीछे जो चार लॉस पड़े हैं कौन कौन से, ए फॉर एवोगैड्रो, बी फॉर बॉयल्स लॉ, सी फॉर चार्ल्स लॉ, डी फॉर गेलुसैक लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक। उसके बाद चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गेलुसैक क्या कहता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एवोगैड्रोस क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। यहां पर आता है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा बस दिमाग में रखना। अगर यहां पे कंटेनर के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं ए बी सी, तो तुम ये बताओ कि ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे अंदर, झक तो नहीं मार रहे होंगे, घूम रहे होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे। अब रैंडम मोशन करते करते ये इस कंटेनर से टकरा गया, ये इस कंटेनर से टकरा गया, ये इस कंटेनर के इस वॉल से टकरा गया। तो जहां जहां टकराएंगे वहां वहां प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उस प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मींस द प्रेशर ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। बी का जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा, सी का जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी होगा, ए का जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा। और ये सारी एक दूसरी के लिए क्या है, ये सारी हमने नॉन रिएक्टिंग गैसेस रखी हैं। जो डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है वो सारी की सारी नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए है बेटा। तो जो टोटल प्रेशर आता है वो समेशन ऑफ ऑल दीज गैसेस होगा, होगा कि नहीं होगा। भाई एक कंटेनर है, उसके अंदर ये तीन गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ए ने यहां पे प्रेशर लगाया, तो क्या ये टोटल प्रेशर कहलाया जाएगा, नहीं सर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बी और सी है, वो भी तो कुछ लगा रहे होंगे। हाँ, तो बी ने अपना एक प्रेशर लगाया, सी ने अपना एक प्रेशर लगाया, तो जो ये अपना अपना इंडिविजुअल प्रेशर लगा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। और इन सारे पार्शियल प्रेशर्स को ऐड ऑन कर देंगे तो बन जाएगा टोटल प्रेशर। इसमें क्या है, इसमें कोई कठिन बात है ही नहीं। तो P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। पी क्या है, टोटल प्रेशर, पी ए क्या है, पीबी क्या है, पीसी क्या है, पार्शियल प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब सुनना, इफ टू और मोर गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, यहां पे लिख दिया नॉन रिएक्टिंग गैसेस, आर इनक्लोज्ड इन अ वेसल, the total pressure exerted by the gaseous mixture, the total pressure exerted by the gaseous mixture is the sum of partial pressures exerted by the constituent gases। समझ में आ गया होगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। सर मान लीजिए आप ये नॉन रिएक्टिंग वर्ल्ड पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, रीजन बेटा ये है, अगर मान ले यहाँ पे अमोनिया गैस है और यहाँ पे HCl गैस है, अब तू इसके लिए डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नहीं लगा सकता। क्यों, क्योंकि हम सामने सामने जानते हैं NH3 और HCl रूम टेम्परेचर में आराम से रिएक्ट करके NH4Cl बना लेगी, जो कि फिर इसके लिए डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लागू नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात, नोट कर लो इसको। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलो चलो जवान, तैयार हो जाओ ऑफिसर्स, अब पाला तुम्हारी तरफ है। अब ये क्वेश्चंस का सामना तुम्हें करना है, आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहो ताकि मुझे पता चलता रहे तुम कितने जागरूक हो, कितने इंटरेस्टेड हो, कितने अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो। क्या कह रहा है,
Which of the following law deals with the mass of the reactants and product? अरे भाई, mass of reactant and product मतलब एक ही आंसर है, law of conservation of mass. Law of conservation of mass is not correct for radioactive change, nuclear reactions. ये मैंने अभी तुमको बताया था, limitation है इसका, है ना? बोलो 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 बोलो. केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड. और भाई बैलेंसिंग के बारे में बात आ रही है, फिर से कंजर्वेशन ऑफ मास होगा बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो. देखो यहाँ पे 4Fe है, यहाँ पर भी 4Fe है, यहाँ पे 6O है, यहाँ पे भी 2 3 6O है. यानी कि देखा जाए तो फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डील कर रहे हैं, जहां पे टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. आंसर इज ए. Total mass of reactant equal to total mass of product. Therefore, it follows the law of conservation of mass. If 2 gram of hydrogen react with 16 gram of oxygen, 18 gram of water, which of the following law is applicable? 2 + 16 18 होता है. पानी प्रोडक्ट है, वो भी 18 है. मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट सेम है, इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. The law of constant composition was proposed by Joseph Proust. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना. एमोनिया, ये तुम पढ़ो बेटा, 2015 का ये क्वेश्चन है. तुमको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? अब तुम खुद बताओ क्या होगा. बोलो 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 ना. नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? यस, द आंसर इज कांस्टेंट कंपोजिशन. एमोनिया ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. बोला था ना, डिफरेंट सोर्सेस. पानी कहीं से भी लाओ, कहीं से भी लाओ, CO2 कहीं से भी लाओ, उसका जो मास का रेशियो है वो तो हमेशा फिक्स रहेगा ना. अब एमोनिया में नाइट्रोजन 14 है, हाइड्रोजन 3 है, तो 14:3 हमेशा रहेगा, एमोनिया कहीं से भी आए. क्यों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. बताओ, बोलो 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 बोलो. ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्ट्रीम डिस्टिलेशन. बिल्कुल सही बात है, उसके पीछे लॉजिक क्या है समझ लो. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, सुनना बेटा, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हो जाती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या हो जाती है? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो अब अगर एक बीकर में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पड़ा है, ये एक बीकर है जिसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पड़ा है, बल्कि इसका एक और मॉलिक्यूल बना देते हैं ताकि तुम्हें क्लियर विजन मिल जाए. क्या मिल जाए? हाँ, क्लियर विजन. देख बेटा, इस मॉलिक्यूल की इसकी आपस में साझेदारी हो रही है. ये घर का मैटर घर ही में सॉल्व हो गया, ऐसा ये स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है. अब हमें ये बताओ, अगर इस मॉलिक्यूल को A लेट कर लें, इस मॉलिक्यूल को B लेट कर लें, क्या A और B में कोई समझौता है, कोई साझेदारी है, कोई रिश्तेदारी है? कुछ नहीं ना. अगर मैं इस कंटेनर को नीचे से हीट करना चाहूं, ये हीट करना चाहूं, एक फ्लेम लगा दूं, तो तुम्हें क्या लगता है जब ये मॉलिक्यूल उड़ रहा होगा, ये ओपन कंटेनर है, इसको क्लोज मत मानना, तुम्हें क्या लगता है जब ये उड़ रहा होगा तो क्या ये इसको बचाएगा? कतई नहीं बचाएगा, कोई रिश्तेदारी नहीं है. तो यानी कि ये जो तुम्हारा ऑर्थो पे, इस पोजीशन को बोलते हैं बेंजीन की ऑर्थो, ऑर्थो पे लगा है नाइट्रो, और बाकी बेंजीन पे जो OH है बेटा उसको बोलते हैं फिनॉल. तो जो तुम्हारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ना, ये मोर स्टीम वॉलेटाइल है. मतलब आसानी से ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, आसानी से ये वॉलेटाइल नेचर शो करता है. यानी कि इसका लेस बॉइलिंग पॉइंट है, इसका लेस बॉइलिंग पॉइंट है. वहीं पे अगर हम पैरानाइट्रोफिनॉल ले लें, मोर स्टीम वॉलेटाइल, कंफ्यूज ना होना, यहां पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं. ज्यादा अच्छे से वॉलेटाइल हो रहा है, ज्यादा अच्छे से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, ये मतलब है मेरे कहने का. ये बच्चा यहाँ मोर और लेस में बहुत कंफ्यूज रहता है. मेरे कहने का ये मतलब है कि कम से कम हीट देने पर ये ज्यादा से ज्यादा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वॉलेटाइल. वॉलेटाइल मतलब
जो लिक्विड फेस से कन्वर्ट होकर तुरंत वेपर में कन्वर्ट होने की कोशिश करे, तो ज्यादा से ज्यादा होगा ये कम हीट देने पर, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं पैरानाइट्रोफिनॉल लेकर चलूं, वहीं पे मैं पैरानाइट्रोफिनॉल लेकर चलूं, तो इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो, देखो इंट्रा इसलिए होती थी कि O और H सामने सामने थे, पास पास थे, तो अट्रैक्शन महसूस हो रहा था। अट्रैक्शन क्यों महसूस होता है जानते हो? इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये अट्रैक्ट कर गए। अब यहां पर ये नेगेटिव है और यहां पर वो नीचे है, या ये पॉजिटिव है और यहां पर ये नीचे है, तो अट्रैक्शन नहीं लग पाता। तो ये लोग आसपास वाली चीजें ढूंढते हैं, पास पास वाली। ये है इसका पास पास टिश्यू, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सोचो अगर कि एक डिब्बे में ये बंद है, तो ये मॉलिक्यूल उड़ना चाहता है, तो ये मॉलिक्यूल बचाएगा इसको। क्यों? क्योंकि एक दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, चेन हो रहा है, चेन। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो दे आर लेस स्टीम वोलेटाइल। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दो। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब बॉइलिंग पॉइंट में जिनका डिफरेंस होता है उनसे क्या ये सेपरेट किए जा सकते हैं? हाँ, क्योंकि क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल का तुम्हारा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का तुम्हारा लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये बात तो निश्चित है, ये बात तो भाई जी वो ट्रू कह रहा है कि इन दोनों को स्टीम डिस्टिलेशन से अलग किया जा सकता है। अब स्टेटमेंट 2 पढ़ो, कह रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैव, ये इंट्रा लिखा है, सॉरी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग while पैरानाइट्रोफिनॉल exist as associated molecules। मतलब एसोसिएट मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जिससे वो चेन बनाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, और बल्कि स्टेटमेंट ट्रू जो है, 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का सही रीजन भी है। ए इज द आंसर। हाईली कंसेप्चुअल है, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। वरना परेशान ना हो अगर समझ में नहीं आया, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, वीडियो पॉज करो, गर 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 गर, पीछे ले जाओ हमको, शुरू से इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, आ जाएगा, पक्का बता रहा हूं। क्योंकि यार ह्यूमन है ना हम लोग, बच्चे हैं, एक बार में हो सकता है कोई टफ चीज अगर आ रही हो तो हो सकता है नहीं समझ में आती है। वे क्रिकेट जो तुम अच्छे से खेल लेते हो, कई बार यॉर्कर आती है, बोल्ड हो जाते हो, ये यॉर्कर है अगर तुम्हारे लिए तो उसको दोबारा पढ़ लो। दोस्त से क्या कहते हो अगर आउट हो जाते हो यॉर्कर में? हम बैट बल्ला नहीं छोड़ेंगे, बल्ला लेके भाग जाएंगे घर, बल्ला हमारा है, बैट हमारा है, बॉल हमारी है ना? यही करते हो ना? तो बस यहाँ पर भी यही करो, बैट तुम्हारा है, वीडियो तुम्हारी है, कंप्यूटर तुम्हारा है, पीछे ले जाओ। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप फॉर्म ऑफ कार्बन, जबकि ग्लास, स्टील, ब्रास ये सब सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है। एयर इज ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड नेपथलीन इज सेपरेटेड बाय, एनडीए 2013 का क्वेश्चन है भाई, संभाल के आंसर देना। अ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड नेपथलीन, तो देखो बच्चों, नेपथलीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, कैम्फर आ जाए, नेपथलीन आ जाए, I2 आ जाए, आयोडीन, कैम्फर आ जाए, तो उसका एक ही आंसर है, सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन? अभी मैं क्लियर करता हूं। जब दूसरा क्वेश्चन देखो, मेटलाइट 2013, मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में जो केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो मेटलॉइड्स हैं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं एक तरीके से। तो एलिमेंट्स हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलाइड्स। तो सिंपल बेसिक फंडास पे बेटा इंडिया क्लिक कर रहा है। ग्लास इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रू सॉलिड और अ ट्रू कंपाउंड, क्योंकि देखो अब तुम्हें बता दूं, सॉलिड ना यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, सॉलिड दो तरीके के होते हैं। एक होता है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, एक होता है तुम्हारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक बेटा तेरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ना वो ट्रू सॉलिड होता है, और जो एमॉर्फस सॉलिड होता है ना उसको हम लोग स्यूडो सॉलिड कहते हैं। और एमॉर्फस के अंदर तुम्हारा वुड आता है, रबड़ आता है, ग्लास आता है। तो ये बात तो निश्चित है
कि वो कह रहा है कि ग्लास इज नॉट अ ट्रू सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड होता है। ग्लास डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, कि डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट इसलिए नहीं होता क्योंकि एमॉर्फस के क्रिस्टल लैटिस के अंदर झांक कर देखेंगे तो सारे पार्टिकल्स ना टेढ़े मेढ़े हैं, कोई भी सिमेट्रिसिटी फॉलो नहीं कर रहा है। दे आर नॉट ऑफ सेम साइज एंड शेप, सेम शेप, शेप बोल रहे हैं, शेप। दे डू नॉट फॉलो एनी रेगुलर पैटर्न। दो मान लो ऐसे है तो तीसरा ऐसे है, फिर चौथा ऐसे है, फिर पांचवा मान लो छोटा है, तो रेगुलर पैटर्न नहीं है, सेम साइज नहीं है, सेम शेप नहीं है। किसका? उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। क्या होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? अरे यार एटम, आयन, मॉलिक्यूल, ये सब। तो स्टेटमेंट वन सही है, ट्रू है, स्टेटमेंट टू भी सही है, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर ए हो गया। तो 2013 का पेपर है ये। 2014 में कह रहा है लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन होना चाहिए। हालांकि लेटेस्ट डिस्कवरी का ये मतलब नहीं है कि साल 2 साल पहले की बात है, मतलब काफी साल पहले की बात है कि सॉलिड लिक्विड गैस के बाद प्लाज्मा और उसके बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये डिस्कवर की गई है। द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टंगस्टन इज, याद करो बेटा, पिक्चर धमाल, उसमें लास्ट में क्या कहता है? एक गोवा का गार्डन है, उसके बहुत बड़े डब्लू के नीचे पैसा छुपा है ना। तो बस एनडीए ने भी पेपर उठा कर दे दिया, डब्लू के नीचे। मैटर अराउंड अस कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। जो हमारे आसपास जो मैटर है, मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब मैटर का हिस्सा है। तो ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी पूछ रहा है। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल बेटा गैस होती है, उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, उनको बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। अब जितनी भी एरेटेड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उन सब में क्या है? CO2 गैस को कंप्रेस किया जा रहा है। फिर लिक्विड होता है और फिर सॉलिड होता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये है इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सॉरी, फैक्टर कह रहे थे, कंप्रेसिबिलिटी वाला क्या था ये? अरे ऑर्डर यार। नेक्स्ट आता है 2016 का क्वेश्चन। कह रहे थे टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड। सॉलिड से अगर हम लिक्विड कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड, तो मतलब क्या है? मतलब ये कि उसको बहुत ज्यादा हीट दे रहे हैं। क्योंकि देख, अगर एक चीज को बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ रही है वो तब वो मेल्ट हो रहा है, और एक चीज को बहुत कम हीट दी जा रही है वो बड़ी आसानी से मेल्ट हो रहा है। तो जो आसानी से मेल्ट हो रहा है ना, उसके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस नहीं है, और जो देरी से हीट होने पर मेल्ट हो रहा है यानी कि उसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं। तो एक बार जरा क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहे थे टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट? ऑप्शन ए, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ए को मार्क कर दें क्या? और क्या, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता ऑप्शन। यही तो हम समझा रहे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, पढ़ो। 2016 का एक और क्वेश्चन है, स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक से ही है। When a solid is heated, it directly turns into a gas. This process is called, बोलो ना, जल्दी बोलो भैया, टाइम नहीं है। This process is called sublimation. सॉलिड से लिक्विड जाओगे तो मेल्ट करोगे, लिक्विड से गैस जाओगे तो वेपराइज करोगे। लेकिन अगर सॉलिड से गैस डायरेक्टली चले गए बिना लिक्विड के अंदर गए हुए, तो उसी को सब्लिमेशन कहते हैं। अभी मैंने तुमको बताया था ना, मैं तुमको सब्लिमेशन के बारे में बताऊंगा, तो बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि यार एसिड क्या होता है? एसिड्स बताओ। एसिड्स आर दोज विच हैव सोर टेस्ट। Acids are those which has sour taste. Acids are those which has pH less than 7. What is pH? I will tell you later. pH is a scale जो बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है या बेसिक है। अगर एसिडिक है तो वो कितना वीक एसिड है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, कि मीडियम में है। एसिड्स को देखने का 3 डेफिनेशन से नजरिया है बेसिकली। एक नजरिया है अर्हेनियस का, सुनते रहना। दूसरा है ब्रॉन्स्टेड लउरी का,
और तीसरा है लुईस एसिड। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड्स और बेस को समझाने के तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स दिए हैं। वो एस्पेक्ट्स क्या है? अर्हेनियस के हिसाब से एसिड वो होती है विच डोनेट्स H प्लस इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि पानी के अंदर की बात हो रही है। समझे भाई? समझे भाई? उसी तरीके से मैं ऐसा करता हूं, तुम्हें बेस का भी बता देता हूं। लगे हाथ ना, दोनों की डेफिनेशन बराबर से चलेगी। बेस को भी देखने के तीन एस्पेक्ट्स हैं, पहले तीनों नाम लिख देते हैं। अर्हेनियस, ब्राउनस्टेड लौरी। नाम कितने अजीब अजीब लगते हैं भाई ये लोग, हैं? तुम लोगों को नहीं लगता कभी कभार? लुईस, लुईस आता था डिस्कवरी चैनल में। हे लुईस, तुम्हें क्या लगता है ये नर मादा के पास क्यों नहीं जा रहा? हाँ लुईस, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि एक मादा नर के पास जाने से घबरा रहा है। ऐसे करके देखते हैं ना, उसमें लुईस नाम बहुत आता है। खैर, अर्हेनियस क्या कहता है? अर्हेनियस वो कहता है कि यार एसिड वो चीजें हैं जो पानी में जाने के बाद H प्लस दे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम्हें कहूं, अगर मैं कहूं मुझको तुमसे मोहब्बत है, मेरी जान बस यही चाहत है, तो तुम क्या कहोगे? टिडिंग डिंग, टिडिंग डिंग। क्या ना, इतना पढ़ाने पढ़ाने के बाद थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का मन करता है ना? जैसे तुम लोग का मन करता होगा, जैसे तुम में से कई अभी जो वीडियो जिन्होंने स्टार्ट करी थी अब तक वो कहीं और भटक रहे होंगे। कुछ अभी अभी आए होंगे साक्षात। ये देखो, ये अभी आए, तुम अभी आए हो ना? अभी आए हो ना? देखा कौन कौन अभी आया है? कमेंट करो फटाफट। कहाँ थे बेटा इतनी देर से? हैं? क्या टाइम बताया गया था और अब आ रहे हो तुम? और तुम सोच रहे हो स्वागत नहीं करेंगे हमारा? काहे करें स्वागत? काहे करें बेटा? तो HCl को जब आप पानी में डालते हो तो देखो H प्लस देता है और Cl माइनस देता है। तो ये क्या है? एक अर्हेनियस एसिड है। उसी के हिसाब से अर्हेनियस बेस कौन होगा? विच डोनेट्स OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल दीजिए सर, ज्यादा क्लियर होता है। तो ले ना बेटा, हम कौन मना कर रहे हैं? NaOH को पानी में डालोगे, Na प्लस एक्वस देगा। बोलो 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 बोलो, यस सर। और OH माइनस देगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, आया? यस सर। तो ब्राउनस्टेड लॉरी के हिसाब से एसिड कौन है? ब्राउनस्टेड लॉरी के हिसाब से एसिड वो है विच गिव्स H प्लस। जरूरी नहीं है कि वो एक्वा सोल्यूशन हो। विच गिव्स H प्लस। यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर फिर आखिर में अर्हेनियस और ब्राउनस्टेड लॉरी में फर्क क्या रहा? भाई देख, यहां पर NH3 है, HCl के साथ रिएक्ट कर रही है, क्या देगी? बोलो, क्या मैं प्रोडक्ट ये लिख सकता हूं NH4 प्लस प्लस Cl माइनस? अब NH3 यहां से NH4 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या ले रहा है? ये H प्लस ले रहा है, ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ कि ना? HCl यहां से यहां क्या कर रहा है? H प्लस दे रहा है, H प्लस दे रहा है, डोनेट कर रहा है। तो ये जो HCl हमने लिखी है ना, इसको बोलेंगे यहां पर एसिड। और ये जो H प्लस यहां से यहां जाने पे ले रहा है ना, ले रहा है ना, तो ये होगा बेस।
हर एसिड का, ब्राउनसेट लौरी ने कहा कि हर एसिड का ये जो बनता है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? अगर रिएक्शन उल्टी देखो तो Cl यहां से यहां जाने पर HCl बना रहा है, यानी कि H ले रहा है, और अगर H ले रहा है तो वो बेस होता है। तो इसको हम बेस लिखेंगे नहीं, इसको हम लिखेंगे कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली NH4 प्लस यहां से यहां जाने पे, उल्टा देखना है, उल्टा, ये NH4 प्लस है, यहां से यहां जाने पे NH3 दे रहा है, यानी कि H प्लस दे रहा है, H प्लस दे रहा है, यानी कि एसिड है। तो ये एसिड वर्ड नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे कॉन्जुगेट एसिड। क्या लिखेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। यानी कि ब्राउनसेट लौरी के हिसाब से जो H प्लस देता है वो एसिड होता है, जो H प्लस लेता है वो बेस होता है। समझे बच्चों? विच एक्सेप्ट H प्लस, एंड एवरी एसिड हैज इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड एवरी बेस हैज इट्स कॉन्जुगेट एसिड। ये बात जरूर ध्यान रखना। बोलो, ध्यान रख पाओगे? लुइस, लुइस लुइस क्या कहता है? लुइस 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 कहता है, लुइस कहता है जिसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जिसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, या जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे लुइस एसिड के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ साथ एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे AlCl3, जैसे BCl3, जैसे ZnCl2, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। AlCl3 में Al में 6 हैं, BCl3 में B में 6 हैं, ZnCl2 में जिंक में 4 हैं। वहीं हम लुइस बेस की बात करें, जस्ट उल्टा, विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, विच, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो लुइस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डोनर डोनर है, विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इसका साक्षात एग्जाम्पल आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एमोनिया की रिएक्शन अगर BF3 से करा दे तो उसमें लुइस एसिड कौन है, लुइस बेस कौन है? तो देखो बोरॉन के में 1 2 3 4 5 6 है, तो ये लुइस एसिड है। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। ये लोन पेयर जबरदस्ती का पड़ा हुआ है, ये इसको डोनेट कर सकता है। तो यहां पर एमोनिया विल एक्ट एज लुइस बेस, लुइस बेस लुइस एसिड आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना देते हैं। उस प्रोडक्ट से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि बना दें तो बना देते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बीच में, ठीक है? ज्यादा मत पड़ो चक्कर में, क्योंकि इसके अलावा कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है? समझ में आ गया? एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार रिवाइज करो, आओ 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 बताते हैं। अर्हेनियस के हिसाब से एसिड वो होता है जो H प्लस देता है एक्वस सोल्यूशन में, वहीं बेस वो होता है जो OH माइनस देता है एक्वस सोल्यूशन में। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से एसिड वो होता है जो H प्लस दे, जरूरी नहीं कि एक्वस हो, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से बेस वो होता है जो H प्लस ले। लुइस के हिसाब से एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले, और लुइस के हिसाब से बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे। क्लियर? खत्म, फिनिश, ओके, टाटा, बाय बाय। अरे नहीं यार, अभी बहुत कुछ बताना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में बेसिकली हम पढ़ सकते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस में, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, वीक एसिड्स, हाइड्रा एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स लिख देते हैं, है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है विच डिसोसिएट्स 100% to give H plus ions,
जैसे एग्जाम्पल HCl। वहीं दूसरे छोर पे वीक एसिड विच डू नॉट डिसोसिएट 100%, जो 100% डिसोसिएट यानी कि टूटते नहीं हैं, विच डू नॉट डिसोसिएट 100%। इसका साक्षात एग्जाम्पल ऑर्गेनिक एसिड एसिटिक एसिड है, जो कि विनेगर में पाई जाती है। ये जब टूटती है ना तो कुछ ये भी रहता है, अभी मुझ पे बाकी है थोड़ी सी जिंदगी। थोड़े डिसोसिएटेड आयंस होते हैं और थोड़ा अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट यानी कि अनडिसोसिएटेड एसिड रहता है। हाइड्रा एसिड्स का मतलब है HF, HCl, HBr, HI एक्सेट्रा। ऑक्सो एसिड्स का मतलब है जिसके पास जो तुम एलिमेंट ले रहे हो, जैसे अगर हम कहें तुम यार ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर लिख कर दिखाओ, तो एक तो सल्फर होगा, एक ऑक्सीजन होगा और एक हाइड्रोजन होगा। तो उससे एसोसिएटेड कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? H2SO4 हो सकता है, H2SO5 हो सकता है, H2S2O7 ओलियम हो सकता है, H2S2O8 हो सकता है। उसी तरीके से अगर मैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस लिखूं तो H3PO4 हो सकता है, H3PO2 हो सकता है। लंबी लिस्ट है। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। कौन कितने H+ आयंस रिप्लेस कर पा रहा है वो उसकी बेसिसिटी डिसाइड करता है। जैसे अगर मैं HCl की बात करूं तो इसका 100% डिकम्पोजिशन होगा तो एक H+ निकलेगा। नाम उल्टा होता है, एसिड के लिए बेसिसिटी होता है और बेस के लिए एसिडिटी होता है। तो इसकी जो बेसिसिटी है वो 1 है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यार HCl जो है हमारा वो मोनो बेसिक एसिड है, हम ये बोल सकते हैं बेटा। सिमिलरली देखो देखो देखो, अभी बहुत एग्जांपल्स हैं। अगर हम H2SO4 की बात करें तो ये 2H+ देता है प्लस SO4 2-, यानी कि अगर हम इसकी बेसिसिटी की बात करें तो वो 2 है, यानी कि ये डाई बेसिक एसिड है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर H3PO4 ले लूं तो ये 3H+ प्लस PO4 3- है, तो इसकी बेसिसिटी 3 होती है, यानी कि ये एक ट्राई बेसिक एसिड है। एक्सेप्शनल केसेस की बात अलग है, क्योंकि H3PO4 पढ़ा रहा हूं तो इससे एसोसिएटेड हमारा कर्तव्य है आपको H3PO3 और H3PO2 से रूबरू कराना। बहुत बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे 3H है तो इसकी बेसिसिटी भी 3 होगी, इसकी बेसिसिटी भी 3 होगी, इसकी बेसिसिटी तो 3 आपने बताई दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। H3PO4 के केस में हमको ये देखना है कि कौन सा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। जितने ज्यादा OH बॉन्ड होते हैं उतनी ही वो बेसिसिटी उसकी डिसाइड करते हैं। कितने OH बॉन्ड्स। तो H3PO3 का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा तो हमको पता चलता है कि इसके अंदर 2 OH बॉन्ड है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इसकी बेसिसिटी बताओ तो वो 2 है। उसके पीछे लॉजिक ये रहता है कि हाइड्रोजन अगर फास्फोरस से जुड़ा है तो इट कांट बी डिसोसिएटेड एज H+, लेकिन अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो इट कैन बी डिसोसिएटेड एज H+, क्योंकि हाइड्रोजन जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होगा उतना ज्यादा H के ऊपर पॉजिटिव आएगा। ये है लॉजिक। H3PO2 की बात करें, यहां पे 2 pH है और एक ही OH है, तो अब इसकी बेसिसिटी की क्या हालत होगी बताओ? 1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। इतना नोट हो गया। नेक्स्ट आता है कुछ फैक्टर्स विच इफेक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स। कौन कौन से हैं वो? जैसे पहला है साइज ऑफ द एटम। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी बताओ? इट विल डिक्रीज। तो HI का बॉन्ड आसानी से टूटेगा कंपेरेटिवली HF के। तो HI का बॉन्ड अगर आसानी से टूटेगा तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, ठीक है। सेकेंडली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत मैटर करता है।
जैसे अगर एक तरफ NH3 है और एक तरफ HF है, अब H N के साथ जुड़ा है और H F के साथ जुड़ा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उससे H प्लस जो निकलेगा वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ के काबिल होगा। तो इसीलिए HF is more acidic than HOH is more acidic than NH3 and so on। नेक्स्ट आता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऑक्सो एसिड्स हैं, जैसे HCl, HClO3, HClO2, HClO4, ये क्वेश्चन 12th के रिस्पेक्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसमें कौन ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, तो वो डिपेंड करता है सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अब HClO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, H की +1 + x -8 = 0, तो x = +7। तो जैसे जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो ये +7 है, ये +5 है, ये +3 है, ये +1 है, यानी कि ये वाला क्या है, ज्यादा एसिडिक है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। नेक्स्ट कुछ बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। एसिड किसी रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक हो गया, Fe हो गया, Na हो गया, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। वही चीज अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CO2, और CO2 की क्या प्रॉपर्टी होता है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अगर वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पैदा कर रहा है। न्यूट्रल और क्या चाहिए, एसिड बेस आपस में मिलकर क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का अपोजिट अगर मैं तुम्हें बोलूं तो क्या होगा, अपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बताओ क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। याद रखना बेटा टर्म, किसी भी सॉल्ट को तोड़ना है पानी के प्रेजेंस में तो उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रो मतलब पानी हो गया, लिसिस मतलब टूटना हो गया। तो पानी के द्वारा सॉल्ट को तोड़ा जा रहा है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट। और वो क्या देगा, एसिड और बेस। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बेस। फिर से यहां पे हम वही चीज पढ़ रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस जो 100% डिसोसिएट होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल KOH ले लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल NaOH ले लेते हैं। डेफिनेशन वही है जो अभी हमने एसिड में लिखी है। और एज अ वीक बेस जो 100% डिसोसिएट नहीं होगा टू फैसिलिटेट OH- आयंस, एमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका बहुत चहेता एग्जाम्पल है। ये 100% OH- देगा, ये 100% OH- नहीं देगा। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस आर सेम एज कंसीडर्ड इन द एसिड्स, लाइक एसिड बेस आपस में मिलकर सॉल्ट और वाटर देते हैं। बेस किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड में भी पड़ी, यहाँ बेस में भी है, सेम चीज है। ठीक है। एसिडिटी ऑफ बेस, जैसे जैसे भी हमने तुमको समझाया था ना कंसेप्ट, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, तो एसिडिटी ऑफ बेस भी डाई एसिडिक, मोनो एसिडिक, ट्राई एसिडिक। जैसे अगर NaOH लिखा है और जैसे अगर एक जगह MgOH² लिखा है तो क्या लगता है, ये एक OH- देगा, Na प्लस OH-, भाई पानी में है ना, पानी में। तो ये तेरी मोनो एसिडिक बेस हुई, मोनो एसिडिक बेस। सिमिलरली अगर MgOH² का करेंगे तो Mg2 प्लस 2 OH- देगा। तो ये क्या हुआ, डाई एसिडिक बेस। बोलो समझ में आया, आया कि नहीं आया? ठीक है। पीएच स्केल, पीएच हमको अगर डिफाइन करना हो तो वो होता है नेगेटिव ऑफ लॉग H+। पीएच का मतलब अगर हम जानना चाहें तो उसका मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये हमको ये बताता है, बेसिकली क्या है, पीएच एक स्केल है। पीएच एक स्केल है जो हमको बताता है कि कोई एसिड तुम्हारी कितनी स्ट्रांग है या वीक है, और वहीं तुम्हारा जो बेस है वो कितना स्ट्रांग है या वीक है। ठीक है ना, पीएच स्केल डिटरमाइंस, लिख लो, पीएच स्केल डिटरमाइंस
हाउ मच दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, और अगर वो एसिडिक बेसिक है तो कितना ज्यादा स्ट्रांग है कितना ज्यादा वीक है। तो कहा यह जाता है कि अगर पीएच तुम्हारा 1 से 7 के बीच में है, या 0 से पीएच तुम्हारा <7 लिख दे, तो वो होता है एसिडिक नेचर का। अगर पीएच तुम्हारा =7 है तो वो होता है तुम्हारा न्यूट्रल, जैसे पानी। और पीएच अगर तुम्हारा <7 है तो वो होता है तुम्हारा बेसिक। अब जैसे इस पर बेस्ड मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि ए बी सी डी, पीएच की वैल्यू है 2 3 4 5, इसमें पूछूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे कौन है इनमें से, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो आंसर है ए। जितना पीएच कम होगा उतनी स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, जितना ज्यादा पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी कि पीएच जिसका 12 है 13 है 14 है वो सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, 8 9 वाले भी बेसिस हैं, लेकिन 13 वाला ज्यादा बेसिक होगा। नेक्स्ट आते हैं कुछ क्वेश्चंस में, इनमें से कौन सा डबल सॉल्ट है, 2012 का सवाल है। तो जैसे मैंने कहा कि एसिड बेस आपस में मिलकर सॉल्ट और वाटर देते हैं, तो सॉल्ट जो होता है ना तुम्हारा सिंपल सॉल्ट हो सकता है। सिंपल सॉल्ट में जैसे तुम NaCl कंसीडर कर सकते हो, KCl कंसीडर कर सकते हो, एक्सेट्रा। सिंपल के बाद कुछ मिक्स्ड सॉल्ट आते हैं, मिक्स्ड में तुम्हारे पास डबल सॉल्ट का ऑप्शन है एक, ठीक है। एक क्या है बेटा, डबल सॉल्ट। एक क्या है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर क्या रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, लेकिन डबल सॉल्ट के अंदर तुम्हारा क्या रहता है, 2 या 3 का सिंपल सॉल्ट्स का हाइड्रेटेड प्रोडक्ट। जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं KCl.MgCl2.6H2O, ये क्या है, कार्नेलाइट है, ये तुम्हारा डबल सॉल्ट है। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो लिखा है ना तुम्हारा, ये बेटा पोटैश एलम होता है। क्या होता है, पोटैश एलम, ये तुम्हारा बेटा डबल सॉल्ट है। ये K4FeCN6, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है। ये तुम्हारा बेटा एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है क्योंकि पानी इसके साथ जुड़ रहा है। ये तुम्हारा एक सिंपल सॉल्ट है। अपने को तो डबल सॉल्ट बताना है। फिर इनमें कुछ सॉल्ट्स एसिडिक भी होते हैं, कुछ बेसिक सॉल्ट्स होते हैं। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन बता दिया एक क्वेश्चन के जरिए, है ना। द एसिड कंटेन इन द विनेगर इज एसिटिक एसिड। द एसिडिक यूज इन गैस्ट्रिक जूस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेटा एक टेबल आता है, टेबल, उसमें क्या है, कुछ एसिड्स और कुछ एसिड्स का यूजेस लिखा हुआ है कि बी एंड जब काटती है तो उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, स्टमक में HCl एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं, इस टेबल को याद करना है। pH of a fresh milk is 6 when it turns sour the pH is, वो कह रहा है वैसे तो मिल्क का pH 6 है, लेकिन अगर वो खट्टापन पैदा कर दे तो उसका मतलब उसका pH क्या है, बदल चुका है। सौर का मतलब वो एसिडिक हो रहा है, और एसिडिक का मतलब उसका pH क्या है, 6 से कम हो रहा है, यानी कि A। The pH of the solution obtained by dissolving pure NaCl in water is, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हो रहा है बेटा। NaCl को अगर तुम पानी में डालोगे तो NaOH प्लस HCl मिलेगा। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl तुम्हारी स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलकर क्या बनाता है, न्यूट्रलाइजेशन। C इज द राइट आंसर। समझ में आया, हाँ कि ना, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज द मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का मतलब है वो तुमसे इनऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहा है ना। तो HCl सीधा सीधा आंसर है, क्योंकि टार्ट्रिक, एस्कॉर्बिक, सिट्रिक, ये के सारे तुम्हारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। जस्ट सीधा फंडा बेटा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो रहे हैं और उसमें वो सिर्फ बेसिक्स को टच कर रहा है। भाई बेसिक नॉलेज पे खेल रहा है वो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक है। विच ऑफ देम द फॉलोइंग आर द एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक की ट्रिक है तब जन की
आस सुनो प्रभु अल्लाह, इसमें के हटा दो, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, कहां पे दिख रहा है अल्लाह, ALOH होल क्यू, खत्म, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, एम्फोटेरिक। नेक्स्ट, द बर्निंग सेंसेशन ऑफ बी स्टिंग, जब बी काटती है तो उसके अंदर से फॉर्मिक एसिड निकलता है, तो तुम्हें एकदम गंदी सी भयंकर चुभन होती है, उसको अगर न्यूट्रलाइज करना है तो सोप डालेंगे जो कि एल्कली का काम करेगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। आंसर ए। इसमें मैच करना है, एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक एसिड क्या है बेटा बताओ, बोलो बोलो, एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH ग्रुप 1 वाले बेसिस को अल्कली कहते हैं, CaO बेस है, खत्म। C का 3 है, D का 1 है, ऑप्शन बी है। बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल, बोरिक एसिड बहुत शैतान एसिड होती है, बोरिक एसिड का खेल बताते हैं। H3BO3 बेसिकली बोरिक एसिड है, लेकिन इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है BOH का होल क्यूब। BOH का होल क्यूब करती क्या है, इसके पास ये बेसिकली लुइस है, लुइस एसिड है ना, क्योंकि इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, लेकिन जब ये पानी के अंदर जाती है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन जो कि पानी का है उसको कहती है भाई तुम हमको अपना एक लोन पेयर दे दो, हमको अपने इलेक्ट्रॉन, हमको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 6 हैं, हमको भाई दे दो यार प्लीज। वो बेचारा वैसे तो सख्त है लेकिन यहां पिघल जाता है, तो वो दे देता है इसको। अब ये जैसे ही देता है तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। अब BOH4 तो हो जाता है लेकिन H+ रिलीज होता है। अब H+ तुम सरफेस में देखते हो तुम्हें लगता है बोरिक एसिड ने दिया है, लेकिन दिया पानी ने है। तो बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। और ये जो प्रोटॉन है ना पानी का रिलीज करती है, पानी का OH अपने पास एक्सेप्ट कर लेती है। तो इंडिया 2015 में बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, इट एक्सेप्ट्स OH- फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, ए। अब ये क्वेश्चन इंडिकेटर्स पे है, इंडिकेटर यहाँ पे यूज किया जा रहा है फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन क्या है कि अगर आप इसको बेस में डालते हैं तो वो पिंक हो जाता है, एसिड में डालते हैं तो इट रिमेन सेम। तो जो सॉल्यूशन बी है वो अल्कली है और वो फिनोल्फथलीन को पिंक कलर में कन्वर्ट कर रहा है या पर्पल कलर में कन्वर्ट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज नोन एज एनहाइड्राइड ऑफ निट्रिक एसिड। तो बेसिकली होता क्या है कि जब N2O5 की रिएक्शन H2O से करते हैं तो 2 मोल्स ऑफ निट्रिक एसिड मिलते हैं। तो निट्रिक एसिड में से पानी निकाल दो तो एनहाइड्राइड क्या बचेगा, N2O5। समझे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम फॉर द बेकिंग सोडा, सेम सिंपल एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। रटे रटाई वाली बात है, 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों यहीं से हमारा ये एक सुनहरा लेक्चर, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर खत्म होता है, जिसपे हम लोग ने काफी टॉपिक्स कवर किए हैं। अंदाजा लगा पा रहे हो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। टॉपिक्स हैं बेटा, एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, एसिड बेस्ड सॉल्ट्स का कंसेप्ट और क्वेश्चन थे, लॉज जितने भी हैं, गैसियस लॉज और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो सारे पढ़ाए हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाए हैं, PYQ भी हुए हैं। तो एक शॉर्ट, एक बढ़िया और एक बेहतरीन लेक्चर सिर्फ आप NDA कैडेट्स के लिए। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग। जय हिंद, जय भारत।